अ, हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, सेकंड पार्ट देखा था और फोर्थ पार्ट देखा था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है वो यौगिक वाला है, तो यौगिक वाला हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट, फूड ग्रुप्स करके आपका फिफ्थ पार्ट है, जिसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। जनरली हमें पढ़ना है सीरियल एंड मिलेट्स के बारे में पढ़ना है, उनका सिलेक्शन कैसे करना है, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है, पल्सेस क्या होता है, नट्स क्या होता है, ऑयल सीड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपका मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट क्या होते हैं वो, और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वेजिटेबल क्या है, फ्रूट्स क्या है, फैट्स ऑयल क्या है, शुगर क्या है, जैगरी, हनी, स्प्राउट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है, जिसमें आपको बताना है कि मतलब बेसिकली इसमें आपके उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि कितने उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, किस किस तरह के न्यूट्रिशन उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे देखें। तो फर्स्ट हमारा है सीरियल्स एंड मिलेट्स। सीरियल्स मतलब अनाज जो होता है ना, उसको सीरियल्स कहते हैं। और मिलेट्स यानी कि मतलब सीरियल्स का ही एक तरह से बाजरा जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसको मिलेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरह से अनाज का ही ये क्या है, टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीरियल्स वर्ड इज डेराइव फ्रॉम द सीरीज और रोमन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर। सीरियल जो अनाज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, है ना, मतलब कि उसको हार्वेस्ट करना मतलब कि उसको कटवाते हैं, तो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसलिए उसका नाम सीरियल्स पड़ा है। ठीक है, सीरियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको हार्वेस्ट किया जाता है। द टर्म में ऑल्सो रेफर टू रिजल्टिंग द ग्रेन इटसेल्फ, मतलब कि स्पेशली जो ग्रेन वगैरह रहता है, जो अनाज रहता है, उन सभी को क्या कहा जाता है, सीरियल्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा वीट है, गेहूं। ठीक है, और राइस, मैच, मिलेट्स यानी कि बाजरा, ओट्स, बार्ले, सरगुम, sorghum, ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, सीरियल्स कहा जाता है, अनाज। ठीक है, तो इनके सबके अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है। जैसे कि सीरियल्स में आप देखेंगे बेसिकली क्या होगा कि उसमें सीरियल जो है उसमें प्रोटीन लगभग 7 से 15% तक प्रोटीन उसमें रहेगा। ठीक है, जो भी आपकी अनाज है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी रहेगी, 7 से 15% तक प्रोटीन की मात्रा रहेगी। जैसे कि अनाज में आपका राइस हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया या बार्ले हो गया, तो हर चीज में क्या है कि 7 से 15 तक उनका प्रोटीन की मात्रा रहती है। फैट उसमें रहता है 2 to 7% उसमें फैट रहता है, फैट उसमें कम रहता है। कार्ब्स सबसे ज्यादा हमारा सीरियल्स में क्या रहता है, सीरियल्स में सबसे ज्यादा कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा राइस वगैरह है, व्हीट वगैरह है, उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। 70 to 77% क्या रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। विटामिन बहुत कम मात्रा में रहता है, 0.5%। मिनरल्स 1%, स्पेशली कैल्शियम और आयरन वगैरह। और वाटर उसमें रहता है 12%। ठीक है, 12% उसमें क्या होता है, वाटर होता है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम सॉरी सीरियल्स का न्यूट्रिटिव वैल्यू इस तरह से होती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह उसमें पाया जाता है। ठीक है, जनरली आप यहाँ पे देख पाएंगे कि राइस रॉ मिल्ड, मतलब कि रॉ जब हम उसको पकाते हैं, जैसे कि चावल जो दाना रहता है उसमें प्रोटीन रहता है 6.8%, फैट उसमें रहता है 0.5%, फाइबर उसमें रहता है 0.2%। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपका क्या रहता है, 78%, 78.2 उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। मिनरल्स रहता है ग्राम्स में 0.6%। आयरन आपका रहता है 0.7%। कैल्शियम रहता है उसमें 10 mg। ठीक है, 10 mg उस पे क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। इस तरह से उसमें क्या होता है, एक 100 ग्राम में आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीजें उसमें पाई जाएंगी। वैसे ही आपका वीट है, तो वीट में आपका क्या रहता है, प्रोटीन 11%, मतलब 11.8%। फैट जो है वो आपका 1.5% रहता है, फाइबर 1.2%। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 71.2% आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है। फिर मिनरल 1.2%, आयरन उसमें 5.3% एंड 41% उसमें क्या रहता है, कैल्शियम रहता है।
ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे अलग अलग सरगुम, मेज वगैरह का, लिटिल मिलेट्स का लिखा है, ठीक है। बॉर्न यार्ड मिलेट्स का लिखा हुआ है, परसो मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि जो अनाज होती है ना अलग अलग तरह की, वो सबको क्या बोला जाता है, बाजरा का जो टाइप्स होता है अलग अलग तरह का, तो उन सबको मिलेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि बेसिकली आपको इसमें याद रखना है कि जो सीरियल्स होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बाकी आपकी और भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इन सबको आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारा है इसमें, क्योंकि हर चीज का न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग अलग होगा। राइस का अलग होगा, व्हीट का अलग होगा, ठीक है। उसमें और इतना ही नहीं, उसमें और भी चीजें पाई जाएंगी अलग अलग तरह से। जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो उसमें और भी अलग अलग चीजें, मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, घटती जाती है। पकाने के तरीके से भी हमारा जो मतलब कि किसी भी चीज को अगर हम किस तरह से पकाते हैं, तो पकाने की तरीके से भी उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू घट जाता है। कभी कभी उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हम उसको अच्छी तरह से अच्छे जिस तरह से बोला गया है, जैसे स्टीम किया हुआ जो भोजन रहता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उनका मतलब उसमें प्रिजर्व रहता है, वो खत्म नहीं होता। लेकिन जब हम उसको डीप फ्राई करते हैं या फिर उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह में, तेल वगैरह में बहुत लंबे समय तक भूनते हैं, तो उनका क्या होता है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो उसको पकाने के तरीके से हर चीज़ से मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज होता रहता है। तो इसको इतना डीप में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें जो याद रखिएगा कि जो आपका सीरियल्स होता है, अनाज होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। बाकी एक बार आप इन सब जो चार्ट में लिखा हुआ है उनको गो थ्रू करिए। हाँ जी। उसके बाद आपका आता है पल्सेस। इसी को हम लेग्यूम्स भी कहते हैं। पल्सेस यानी कि जो दाल होती है अलग अलग तरह की, तो उनको उन्हीं को हम लेग्यूम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पल्सेस क्या होता है, एडिबल फ्रूट होता है और सीड ऑफ द पॉड बियरिंग प्लांट, ठीक है। बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ लेग्यूम लेग्यूमिनोसिया, यानी कि डाई कैटिलॉडन। यानी कि क्या होता है, जैसे कि दाल कैसी होती है, दाल की जो भी चीजें रहती है वो इस तरह से दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे उड़द दाल को आप देखेंगे, वो पहले साबुत रहती है, तो क्या होता है उसमें एक कोटिंग लगी होती है ब्लैक कलर की। जब उसको हम लोग फोड़ते हैं, उस कोटिंग को निकालते हैं, तो वो कैसा होता है कि डबल इस तरह से रहता है उसमें। अंदर से वो क्या होता है, हाँ, बीचों बीच से हम उसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो लेग्यूम्स का मतलब वो सारी चीजें, जैसे चना हो गया आपका, और आपका जो मूंग हो गया है, मूंग दाल हो गया, चना दाल हो गया, उड़द दाल, ठीक है, तुअर दाल। तो जितने भी दाल के जो प्रकार होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, पल्सेस बोला जाता है। जो क्या होता है, डाई कैटिलॉडन, यानी कि दो भाग में उसको हम मतलब कि उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, पल्सेस बोला जाता है। यहाँ पे इनका मतलब मीनिंग वगैरह बहुत लिखा हुआ है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दे हैव हाई प्रोटीन कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30% 40%, ठीक है। जैसे सीरियल्स में हमने देखा, सीरियल्स में क्या रहता है, कार्ब्स रहता है। उसी तरह से पल्सेस में क्या रहता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है, ठीक है। पल्सेस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन रहता है। दिस मेक देम इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन फूड एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए दालें जो होती हैं वो हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, क्योंकि ये हमारे डाइट का प्रोटीनियस पार्ट जो है, प्रोटीन सप्लीमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। एंड अल्टरनेट नेम इज लेग्यूम्स। वही जो पल्सेस है उसको लेग्यूम्स भी कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही होता है। दिस इज कॉमन इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पल्सेस हर जगह नहीं बोला जाता, लेग्यूम्स ज्यादा जगह, मतलब अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्री में उसको लेग्यूम्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। जिसको बेसिकली हम लोग दाल कहते हैं, मतलब दाल की तरह जिसको पकाते हैं, जिसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं दो भाग में, उसको क्या कहा जाता है, पल्सेस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पल्सेस होते हैं, जैसे किडनी बीन्स, यानी कि जो आपका वो क्या कहते हैं, राजमा, ठीक है। फिर आपका स्प्लिट एंड स्किनलेस उड़द दाल, ठीक है। उड़द दाल को स्किनलेस जब उसको निकाल के रख दिया जाता है, यहीं पे उड़द दाल देखिए यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक कलर का, उसका स्किन कोटेड है, और यहाँ पे इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। और उसको स्प्लिट कर दिया गया है। मूंग दाल है ये, और ये मूंग दाल, इसको क्या किया गया है, मतलब कि उसको वो कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से सारी ये सब दालें हैं,
चना दाल हो गया, काला चना हो गया, मूंग दाल हो गया, ठीक है, उड़द दाल 3 तरह का रहता है। एक तो ब्लैक कोटेड रहता है, एक उसका खाली कोटेड निकाल दिया जाता है लेकिन उसको स्प्लिट नहीं किया जाता, और एक क्या होता है उसको स्प्लिट भी कर दिया जाता है, ठीक है। जी। और तुअर दाल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दाल हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका दाल का अलग अलग तरह का मतलब कि वो होता है। बेंगल ग्राम होल, होल यानी कि जब उसको उसमें छिलका नहीं निकाला गया होता है तब, और जब उसको छिलका निकाल के दाल बना दिया जाता है तब, ठीक है। तो इन सब का यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, मॉइस्चर देखिए लिखा हुआ है, प्रोटीन सबसे ज्यादा मतलब पाया जाता है, लगभग इसमें 20 से 40% तक प्रोटीन हमारे दाल में पाया जाता है, ठीक है। फैट कम मात्रा में रहता है, मिनरल्स भी इसमें कम मात्रा में रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है इसमें, ठीक है, लेकिन ये एज अ प्रोटीन सोर्स की तरह जाना जाता है। फाइबर्स भी रहता है इसमें, और कैल्शियम भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है, और ये क्या है, आयरन भी रहता है, ठीक है। मतलब कि दाल जो है वो हमारे डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए फील्ड बीन्स का जो ड्राई किया हुआ रहता है, ठीक है। ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग दाल के बारे में कहा गया है, हॉर्स ग्राम, केसरी दाल, लैटिन, मॉथ बीन, ठीक है। पीस यानी कि जो मतलब मटर की दाल होती है, पीस ड्राई ड्राई करके जब उसको बना दिया जाता है, राजमा, ठीक है। रेड ग्राम यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मसूर की दाल जो होती है उसको रेड ग्राम कहते हैं, ठीक है। और सोयाबीन जो है, ठीक है, तो इन सब में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सोयाबीन। ये हाँ, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला क्या होता है, दाल होता है, पल्सेस होता है, ठीक है। सो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा पल्सेस सॉरी प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक और रागी भी एक होता है ना, रागी। है। रागी, हाँ, एक क्वेश्चन में रागी, इसमें भी प्रोटीन ज्यादा होता है मतलब। रागी पल्सेस नहीं होगा ना, हाँ, हो पल्सेस सकता के है लिए जी। पूछा जाए तब वो अनाज में आता है, अच्छा, हाँ जी जी जी। ठीक है। अगर ओके सबसे ज्यादा जी। पूछा जाए तो रागी है, लेकिन अगर पल्सेस में पूछा जाए तो सोयाबीन है, ठीक है। ओके जी। तो ऐसे ही फिर इसमें आता है फैट्स एंड ऑयल। तो फैट्स एंड ऑयल क्या है, दे आर द बेस्ट रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ये क्या करता है, रिजर्व करके रखता है। रिजर्व करने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने गाड़ी को रिजर्व में कभी चलाया है, रिजर्व आता है ना जी। उसमें, हाँ हाँ। में क्या होता है, मतलब वो पेट्रोल रिजर्व में रह जाती है, मतलब ऑन में रहता है तो खत्म हो जाता है। रिजर्व एक ऑप्शन होता है जिसमें कि लगभग 1 लीटर पेट्रोल रिजर्व ऑलरेडी उसमें रहती है, तो हाँ हम विषम परिस्थिति में उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब क्या है, तो उसी तरह से ये जो फैट एंड ऑयल्स होता है हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए रिजर्व की तरह काम करता है, ठीक है। वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है जब उसको नीड होती है, जब हमारे बॉडी क्रूशियल फेज में चलता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, उस समय इस फैट और ऑयल जो है वो हमारे बॉडी में यूज होता है, ठीक है। मतलब उस समय एनर्जी वो देता है जब हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लीमेंट नहीं हो पाता है, जैसे फास्टिंग वगैरह करते हैं, या फिर कोई ऐसे प्लेस में चले गए जहाँ पे नहीं मिल पा रहा है हमें खाना, या एनर्जी सोर्सेस नहीं मिल पा रहा है, तब फैट और ऑयल जो है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, एज अ एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। फैट एज एक्ट एज अ इंसुलेटर ऑफ लॉस ऑफ द बॉडी हीट। हमने फैट पढ़ा था तब, उस समय भी बताया था कि फैट क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर है दोनों को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दोनों को नहीं, मतलब अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, चाहे वो 40 हो, 50 हो, या वो माइनस में ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो मेंटेन रहता है, उसको कौन मेंटेन करता है, हमारा फैट जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एक पैडिंग पैडिंग की तरह वो काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। फैट आर द सॉलिड एंड ऑयल आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फैट्स क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे कि बटर वगैरह हो गया, ठीक है, और चीज वगैरह रहता है, वो सब क्या रहता है, एक तरह से हमारे सॉलिड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में। लेकिन आपका जो रिफाइंड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया,
आपका जो क्या कहते हैं मूंगफली का तेल है, ठीक है, तिल का तेल है, ये सभी रूम टेम्परेचर में क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। दोनों में बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों क्या है, फैट है। This difference in the melting point reflect the difference in the degree of unsaturation and consistency of the fatty acid। ठीक है, अलग अलग तरह की फैटी एसिड्स होती है, जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमने उस समय पढ़ा था, है ना, फैटी एसिड में। और भी बहुत सारी फैटी एसिड्स होते हैं, तो उन सब के सैचुरेशन एंड सैचुरेशन के लिए क्या होता है ये, मतलब कि उनको डिफ्रेंशिएट करता है। ऑल फैट्स और ऑयल, सभी फैट्स क्या होते हैं, ऑयल होते हैं, ठीक है। इनविजिबल फैट्स किसको कहते हैं, जो हमें दिखता नहीं है, जैसे कि फूड सब्सटेंस में पाया जाता है, जैसे मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है, मीट में फैट प्रेजेंट होता है, पोल्ट्री वाले जो चिकन वगैरह रहता है उसमें फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उन सब में क्या होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसमें फैट है बट उसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, मतलब कि उसको ऑयल की तरह हम लोग टच नहीं कर सकते, बट उसमें जब हम उसको इनटेक करेंगे तो उससे हमें फैट सप्लीमेंट हमारे बॉडी को मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इनविजिबल फैट कहते हैं। विजिबल फैट किसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं, बटर यूज कर रहे हैं, घी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, विजिबल फैट बोला जाता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। जी। फिर इसमें आता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड में क्या होता है कि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा लूज होता है और वो जल्दी क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है, वो मतलब कि एक दूसरे को इतने अच्छे से पकड़ते हैं कि उनको वो तोड़ नहीं सकते, वो टूट नहीं सकते, ठीक है, वो नहीं टूटते हैं। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं रहता। इसी वजह से सैचुरेटेड फैट जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, मतलब कि ठीक नहीं होता है, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जस्ट 1 मिनट। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, वो हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पता है आपको, एचडीएल एलडीएल, एलडीएल। हाँ, एलडीएल, एचडीएल, हाँ, तो एलडीएल यानी कि डीएल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब क्या है, लो मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल के डेंसिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए इतना मतलब कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये टूट नहीं सकता, वो क्या होता है उसी तरह जम जाता है। लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें क्या होता है कि इसमें 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो जिसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा उसको मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड। और जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाले रहेंगे उसको पूफा बोला जाता है, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा सुना होगा शायद आपने, पूफा पूफा सुना है। कितना? 2,000। कैश नहीं होगा, नहीं कैश दे रहा हूँ, ऑनलाइन देना है आपको। हाँ, एक सेकंड मैम, एक सेकंड में क्लास के बाद आता हूँ, आप निकल लो, एक सेकंड मैम, सॉरी। आप म्यूट कर लीजिए। कंटिन्यू मैम। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसमें क्या रहता है कि डबल बॉन्ड्स रहता है, कि तो वो क्या होता है कि जल्दी से टूट जाता है। और टूट जाता है तो वो क्या हो जाता है, मतलब कि हमारे बॉडी में एक तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। जिस जो हमारा रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो ये सब क्या होता है, जैसे आपका सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, वॉलनट है, ठीक है, फ्लैक्सीड है, फिश ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल या कोई भी इस तरह के ऑयल जो होते हैं उन सब में क्या रहता है, अनसैचुरेटेड रहता है, और ये हमारे बॉडी के लिए ज्यादा हेल्दी रहता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है।
तो मोनो और पॉली याद रखिएगा। मोनो मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही डबल बॉन्ड रहता है, और पॉली मतलब कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जिसमें रहता है उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का जो फॉर्म है वो ज़्यादा रहता है, एनर्जी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ज़्यादा डेंस रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 1 ग्राम जो फैट है वो कितना किलो कैलोरी देता है, ये देता है आपका 9 किलो कैलोरी। ठीक है, 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम अगर फैट बर्न होता है तो वो कितना एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है। लेकिन जो हमारा मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है उसका 1 ग्राम को हम करते हैं तो कितना देता है, याद है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, पहले आपका मतलब ये फैट जो है वो कितना देता है, 1 ग्राम फैट को जलाएंगे तो 9 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को जलाएंगे तो 4 किलो कैलोरी। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि फैट क्या होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें रहता है। ठीक है, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए डी ई के, क्योंकि ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ए डी ई के विटामिन जो होता है वो फैट में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दे प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड विच आर कंपोनेंट ऑफ द मेम्बरिंग ऑफ लिविंग सेल। जो हमारे बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे फैट जो होते हैं। ठीक है, दे आर इम्पार्ट स्पेशल फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ अवर फूड, दस इंक्रीजिंग पैलेटेबिलिटी। मतलब क्या है कि जैसे ही हम खाने में क्या करते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं, अलग अलग तरह के ऑयल या घी से हम खाना बनाते हैं, तो वो खाना क्या लगता है, ज्यादा टेस्टी लगता है। ठीक है, ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रहता है, और उसका टेक्सचर जो होता है, मतलब कि खाने का जो टेक्सचर होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। उसी खाने को आप बिना ऑयल के बना के देखिए, उसी खाने को आप ऑयल के साथ बना के देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। तो ये हम क्या करता है, फ्लेवर को एनहेंस करता है जो हमारा ऑयल होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज बाय द बॉडी टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने में भी ये हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन द लार्ज वैरायटी ऑफ वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेशन है, न्यूरॉन्स, ब्रेन का जो फंक्शन है, तो बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हमारे बॉडी में चल रहे हैं उन सबको क्या करता है, वो हेल्प करता है, उनमें इन्वॉल्व रहता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, तो फैट जो है वो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ फैट्स के मतलब बताए गए हैं। तो ग्राउंड नट यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूंगफली का तेल। ठीक है, तो मूंगफली का तेल जो है उसमें सैचुरेटेड 20% रहता है, मोनो अनसैचुरेटेड 49% रहता है, 29% पॉली अनसैचुरेटेड। तो ये हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, मतलब कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें ज्यादा है। कोकोनट में देखिए, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड ज्यादा रहता है, हमने पढ़ा था कि जो सैचुरेटेड होता है वो रूम टेम्परेचर में कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। ठीक है, और जो आपका अनसैचुरेटेड रहता है वो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल क्या रहता है, जनरली वो ठंडी वगैरह के दिनों में रूम टेम्परेचर में वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, बाकी के आप देखेंगे मस्टर्ड ऑयल है, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम रहता है। ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल है उसमें 10% क्या रहता है, टोटल सैचुरेटेड रहता है, और टोटल मोनोसैचुरेटेड 56%, 32% अनसैचुरेटेड रहता है। सनफ्लावर में सैचुरेटेड कम रहता है। ठीक है, मोनोसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड ये सब ज्यादा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे सीसम यानी कि तिल का तेल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, इस तरह से अलग अलग ऑयल के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनको पढ़ेंगे तो ये सब बहुत डीप है। ठीक है, लेकिन ये मैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे एक तरह से आपको एक ओवरव्यू देते हुए चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट कैसे होता है, मिल्क इज अ व्हाइटिश लिक्विड कंटेनिंग प्रोटीन
बेसिकली ये भी प्रोटीन कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है, लैक्टोज यानी कि एक तरह से ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तब पढ़ा था लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वेरियस विटामिन भी इसमें रहते हैं और मिनरल्स भी रहते हैं, ठीक है, विटामिन भी रहते हैं और मिनरल्स भी रहते हैं। और ये बेसिकली देखा जाए तो मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है किसी भी एनिमल के, और उससे क्या होता है, जो अपने जो इमीडिएट बर्थ हुआ है बेबी, उसके नरिशमेंट के लिए मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी तो मिल्क ऐसे भी बनाया जाता है, लेकिन मिल्क का मेन सोर्स क्या होता है, जैसे कि हमारा काऊ हो गया, बफेलो हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। तो मिल्क एंड एनी of the food made from milk including butter, cheese, ice, yogurt are the product of milk, ठीक है। जो मिल्क से बने होते हैं, जैसे बटर हो गया, चीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, योगर्ट यानी कि एक तरह का दही होता है, तो ये सब क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट इसको याद रखिएगा, इसमें वाटर कितना होता है, 87% वाटर रहता है मिल्क में। प्रोटीन कितना रहता है, 3.5% इसमें प्रोटीन रहता है। फैट जो है वो 3.5 से 3.7% इसमें फैट रहता है। कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है, 4.9, इट मीन्स 5% के आसपास इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं। विटामिन में नियासिन हो गया, नियासिन यानी कि क्या है, B3, ठीक है। राइबोफ्लेविन, थायमीन, याद है आपको ये सब, B1, B2, B3, B6, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, डिपेंडिंग ऑन द फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि प्रोसेस्ड मिल्क किया जाता है ना, प्रोसेस किया जाता है अलग अलग मिल्क, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल पैकेट्स में बहुत सारे मिल्क आते हैं, तो उनको प्रोसेस जब किया जाता है तो उसमें कुछ चीजों को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि मिल्क में हर विटामिन नहीं रहता है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ उनमें विटामिन वगैरह या मिनरल वगैरह क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। जब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को एनहेंस किया जाए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें मिनरल में कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। एंजाइम भी पाया जाता है, लाइपेज, प्रोटीएज और परऑक्साइडेज, ठीक है। इस तरह से इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं बहुत सारे। तो ये सारा उसका मेन कंपोनेंट होता है मिल्क। इसीलिए मिल्क क्या है, इतने सारे कंपोनेंट उनमें होने के कारण मिल्क एक तरह का मेन पेय पदार्थ है हमारे लिए, ठीक है। मतलब कि इंडिया में बेसिकली मिल्क को बहुत यूज किया जाता है, मतलब कि ड्रिंकिंग के लिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, जैसे बटर मिल्क वगैरह हो गया, दही वगैरह हो गया, ठीक है, तो उन सबको बहुत यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप मिल्क प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, चीज होता है, बटर होता है, ठीक है, बटर और चीज होता है। बटर मिल्क यानी कि जो मट्ठा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और आपका घी हो गया और कर्ड हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, तो ये सब क्या है, अब मिल्क के प्रोडक्ट है, मिल्क से बनाए जाते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है इसका, तो मिल्क हैज लॉन्ग बीन पॉपुलर बेवरेज, बेवरेज मतलब कि पेय पदार्थ, ठीक है। बेवरेज मतलब पेय पदार्थ होता है, नॉट ओनली फॉर इट फ्लेवर बट बिकॉज ऑफ इट यूनिक न्यूट्रिशनल बैलेंस पैकेज, ठीक है। सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, क्योंकि मिल्क में फ्लेवर भी अच्छा होता है, तो सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। इस वजह से ये हमारा मेन पॉपुलर बेवरेज है, यानी कि पेय पदार्थ है मिल्क जो है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे बोन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में रिच सोर्स ऑफ क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सब हमने देखा था, ये हमारे किसके लिए होता है, बोन के लिए। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज जो होता है वो बोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बोन के लिए, बोन हेल्थ को बनाने के लिए, बोन को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए ये सारे जो मिनरल हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन भी होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है, फास्फोरस इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें एक हेल्दी ग्रोथ देता है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हार्ड बनाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Adequate consumption of milk and dairy from early childhood and throughout life can help
टू मेक द बोन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जब आप सही मात्रा में, जितनी मात्रा में आपको मिल्क लेना चाहिए उतनी मात्रा में आप बचपन से ही दूध पीते हैं, ठीक है, मिल्क लेते हैं या डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो बोन होता है वो स्ट्रांग होता है और डिजीज के प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीज। बहुत सारे ऐसे डिजीज जो हमने देखा था, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, ठीक है, आर्थराइटिस वगैरह, इन सब की प्रॉब्लम से वो क्या रहता है, हमें दूर रखता है। ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्ट अगर हम इसको सही मात्रा में उसका इंटेक करते हैं तो। फिर टीथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द मिल्क एंड प्रोडक्ट आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टीथ। ठीक है, हमारे जो दांत को सही तरह से ग्रो करने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए भी मिल्क जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टीथ भी एक तरह से क्या है, बोन है, और बोन में क्या होता है हमारा बेसिकली कैल्शियम और ये सब फॉस्फोरस वगैरह चीजें अगर हमें सही तरह से मिलती है तो उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट वो हेल्दी रहता है। ठीक है, तो टीथ एंड बोन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब कभी कभी इससे क्या होता है, एक डिजीज हो जाता है, कभी ये पूछा जाता है कभी कभी, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे कि मिल्क में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किसी किसी को सूट नहीं करता है। अगर वो मिल्क ले लेते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह का सेंसेशन होता है। ठीक है, या वोमिटिंग हो जाती है, या बहुत सारे उनको हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता उनके स्टमक में नहीं होती है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ए शुगर फाउंड इन मिल्क, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क में पाया जाता है। एंड लेजर एक्सटेंट डाइटरी प्रोडक्ट, ये एक डेयरी प्रोडक्ट है, कॉजिंग साइड इफेक्ट, कभी कभी ये किन्हीं किन्हीं लोगों में ये क्या करता है, साइड इफेक्ट कर देता है, जो कि वो लैक्टोज या दूध से बने हुए चीजों को नहीं ले सकते, उनको क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका इसमें लास्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट क्या होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेजिटेबल मतलब क्या होता है, जो हम सब्जी की तरह उसको पका करके खाते हैं। ठीक है, और फ्रूट यानी कि जिसको हम लोग बिना पकाए उसे पक जाने पर, या फिर किसी किसी को हम कच्चे में भी खाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, फ्रूट बोला जाता है। ठीक है, जो हम मतलब कि रॉ मटेरियल में लेते हैं, रॉ स्टेट में जिसको हम लोग खाते हैं उसको हम लोग फ्रूट कहते हैं, और जिसको पका करके खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे मतलब कि टाइप्स हैं, जिसको किसी में बीज रहता है, किसी में बीज नहीं रहता है, किसी में बीज रहता ही नहीं है। ठीक है, किसी में कोई पकता है, कोई नहीं पकता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग तरह के इसके टाइप्स हैं। कोई पेड़ मतलब कि जमीन के अंदर उगता है, कोई बड़े पेड़ में उगता है, कोई पौधे में उगता है। ठीक है, मतलब कोई पौधे में आता है, तो इस तरह से इसके बहुत सारे टाइप है, बहुत वाइड रेंज है इसका, मतलब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो, बट इसको इसको ऐसे ही देखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय फूड एंड वेजिटेबल। तो फूड एंड वेजिटेबल से जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया होता है, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हमने इतने सारे विटामिन मिनरल वगैरह पढ़े, सभी में आपने देखा होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसके सोर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये उसमें डिफाइन नहीं किया गया था, और अभी भी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से फ्रूट में कौन सा आपका विटामिन पाया जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब कि बहुत रेयर हम इन चीजों को पूरा, इसके लिए हमें बहुत सारा टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से फूड में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि विटामिन सी पाया जाता है कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, जैसे जो सिट्रस रहता है, सिट्रस यानी कि जो खट्टा रहता है, जैसे ऑरेंज हो गया और आपका नींबू हो गया। ठीक है, इस तरह के जो फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे क्या करता है, वुंड को हील करता है, घाव को क्या करता है, ठीक करने में हेल्प करता है। टीथ और गम यानी कि हमारे जो दांत है और हमारे जो गम्स यानी कि मसूड़े हैं उसको ठीक बनाए रखने में ये हेल्प करता है। फिर विटामिन ए है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, हेल्दी आईज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विजन के लिए, स्किन के लिए,
प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट में विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन ए का रिच सोर्स कौन कौन से तरह के फ्रूट होते हैं, याद है आपको? किसके ना? विटामिन ए। ए के लिए तो जी, आपकी आवाज कट रही है। जब मैंने इसको पढ़ाया था तो बताया था येलो एंड रेड कलर वाले। येलो और रेड कलर के जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं, जैसे आपका, जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। बटर मिल्क वाली सब। हाँ, हाँ, अभी बताए। रेड वेज papaya, मैंगो, बटर मिल्क, हाँ, ठीक है। ग्रीन वेजी, जो ये सारी रेड और चीजें येलो कलर कुछ के जो ने वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं, उसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। फिर विटामिन के जो होता है वो भी पाया जाता है। ये हेल्दी रेड ब्लड सेल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है विटामिन के जो होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें पाया जाता है, जो स्किन को हेल्दी रखता है, नर्व्स को हेल्दी रखता है, ठीक है, नर्व टिश्यू को एनर्जी देता है। ऐसे बहुत सारे विटामिन इसमें पाए पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका फाइबर्स भी इसमें रहता है वेजिटेबल में, वेजिटेबल और फ्रूट में फाइबर्स भी रहता है, जो क्या करता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर के रिस्क को वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, इजली स्टूल जो है वो रिलीज होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस जो होता है वो हमारा इजली होता है, ठीक है। और हमारे फैट को भी रिड्यूस करने के लिए फाइबर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि वो रोल प्ले करता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में फाइबर्स भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल में कैल्शियम भी रहता है, जो हमारे हेल्दी बोन एंड टीथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पोटेशियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, फॉलेट वगैरह इसमें रहता है अगेंस्ट द मतलब कि अगेंस्ट स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट को रिलीज करने के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन भी होता है हमारे फूड में, ठीक है। वेजिटेबल्स में कुछ कुछ जैसे कि स्पिनच जो होता है, मतलब कि पालक जो होता है, उसको गुड सोर्स ऑफ आयरन कहा जाता है, ठीक है, आयरन का सोर्स उसमें ज्यादा रहता है। वैसे ही स्पिनच जो है वो पालक सोडियम का भी एक अच्छा सोर्स है, वहाँ पे सोडियम जो मिनरल है वो भी अच्छे मतलब अच्छे मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सेल फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, या उसमें उसको बैलेंस करके रखने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे मिनरल, फैट, विटामिन, प्रोटीन वगैरह इसमें पाया जाता है। हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू होता है हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल में, अलग अलग वेजिटेबल में अलग अलग तरह के न्यूट्रिटिव वैल्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक को तो हम नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे कुछ के यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि वेजिटेबल में आपका कैरोट है, कैरेट यानी कि आपका जो गाजर होता है, ठीक है। तो गाजर में एनर्जी जो है वो 35 किलो कैलोरी एनर्जी रहता है, मॉइस्चर रहता है उसमें 89.5%, प्रोटीन 1%, फैट उसमें बहुत ही कम रहता है 0.1, कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है 7.5%, फाइबर रहता है 1.1%, ठीक है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस यानी कि आयरन, ठीक है, विटामिन सी भी उसमें रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी जो है उसमें 90% मॉइस्चर रहता है, प्रोटीन 3% रहता है, फैट नहीं रहता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फाइबर रहता है, यहाँ पे पोटेशियम कैल्शियम नहीं रहता है, ठीक है, सॉरी, पोटेशियम और फास्फोरस नहीं रहता है, कैल्शियम रहता है, और फेरस आयरन भी रहता है, विटामिन सी भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुकुम्बर यानी कि आपका हो गया जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खीरा कहते हैं, ठीक है। गॉड गार्ड और बिटर यानी कि जो लौकी और करेला जो है उन सब में, फ्रेंच बीन्स, ठीक है। और उसके बाद लेडी फिंगर यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं, भिंडी है, ठीक है, लॉन्ग बीन भिंडी। लंबा वाला बीन्स है, रेडिस रेडिस यानी कि मूली है, ठीक है, रेड चिली यानी कि जो लाल मिर्ची होती है, टर्निप
ये सारे मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है क्योंकि इस और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल बेसिकली उसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के क्या होते हैं, प्रोटीन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अलग अलग वेजिटेबल में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कुछ फ्रूट्स के बारे में बताया गया है कि एप्पल में क्या होता है, बनाना में कितना होता है, ठीक है। तो एप्पल में मॉइस्चर होता है 8.6, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, फाइबर भी रहता है, ठीक है। पोटेशियम फास्फोरस रहता है, कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, विटामिन सी रहता है। बनाना मॉइस्चर इसमें भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, फैट थोड़ा मतलब 0.4% रहता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें ज्यादा रहता है, 23% तक कार्बोहाइड्रेट रहता है, फास्फोरस रहता है। देखिए इसमें पोटेशियम कितना ज्यादा रहता है, 241 mg, ठीक है। और इसमें विटामिन सी भी रहता है। तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे आपके वो दिए हुए हैं फ्रूट्स के बारे में और भी। वाटरमेलन में भी बहुत ज्यादा जी, वाटरमेलन में भी बहुत ज्यादा विटामिन के दिया है इसमें 1530। विटामिन के नहीं, ये क्या बोलते हैं, पोटेशियम है, मिनरल पोटेशियम, ठीक है। हाँ, विटामिन के में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका ये ग्रेप यानी कि अंगूर में भी बहुत ज़्यादा है। इसमें देखिए विटामिन सी आपका जो उसमें है गुआवा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे और भी कुछ दिए हुए हैं, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना। तो इनको हम लोग डेफिनेट नहीं कर सकते, सबका वही है। जैसे कि अब उसको पकाने का तरीका, आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं कि कैसे हम फ्रूट को पका रहे हैं, कुछ इंजेक्शन दे के पका दे रहे हैं, कुछ और मतलब उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिला के कर दे रहे हैं। तो उसमें वो सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू फिर उस तरह से नहीं प्रिजर्व रहते। लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से करते हैं और उसे जैसे घर में एक ऑर्गेनिक तरह से जब हम उसको अच्छे से मतलब कि ट्रीट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू रहते हैं, ठीक है। तो वो भी अलग अलग तरीका है, अब उसको सब्जी बनाने का अलग तरीका है, मतलब कि फ्रूट को पकाने का अलग तरीका है। तो जिस जिस तरह से हम उसको करते जाते हैं, तो उसी तरह से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहेंस होती है या डिक्रीज भी हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको डेफिनेट नहीं कह सकते कि इसमें इतना ही रहेगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट आपका जो 6th पोर्शन है वो हम कल देखेंगे।